चलिए बच्चों देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कूलम्स लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है कि चर्चा किया था। कूलम्स लॉ को देखा था, फोर्सेस निकाले थे, फोर्सेस को रिलेट किए थे मैकेनिक्स से। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। मैकेनिक्स से हम लोगों ने देखो बेटे उसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी देखा था, मैकेनिक्स भी देखे थे और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन किए थे, जैसे एसएचएम के क्वेश्चन किए थे, क्यूबिलियम के क्वेश्चन किए थे, पेंडुलम के क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रोस्टेट्स के साथ रिलेट करके, ठीक है। अब हम लोग कूलम्स लॉ इन ए मीडियम, ये आपके बुक्स में तो शुरू में देता है, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ा रहा हूँ। इसका एक रीजन है जो अभी आपको समझ आएगा। देखिए, कूलम्स लॉ इन ए मीडियम जब हम देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बेटा। मान लो कि कोई दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये रहा और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रही, R रहा। तो और इसको कहां पे प्लेस किया गया है, इन वैक्यूम या एयर, या तो इसको वैक्यूम में रखा गया है या एयर में रखा गया है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स मान लो Q1 Q2 के ऊपर किधर लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, F21 रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं। पॉजिटिव नेचर के चार्ज क्या हो जाएंगे, रिपेल टू ईच अदर। तो बेटा देखो, इसके बीच में जो F21 लग रहा होगा उसका फार्मूला क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, F21 की मैग्नीट्यूड होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, ओनली वैक्यूम के लिए वैलिड है। अगर इसी सिस्टम को सेम चार्ज Q1 और Q2 सेम चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर R सेम है, किसी मीडियम में रख दें, लाइक दैट वाटर में रख दें, ऑयल में रख दें या कहीं और रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। देखो मान लो कि हमने वाटर में रख दिया, कहाँ रख दिया बेटा, वाटर में रख रहे हैं। देखो मान लो Q1 ये है, यहाँ Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, R है। फोर्स अभी भी ये इधर ही लगा रहा हो F21 की वजह से, लेकिन अब F21 नेट कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 नेट। नेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कहां पे रखोगे, वाटर में रखोगे, कहां पे प्लेस कर रहे हैं, वाटर में या मीडियम में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मीडियम समझिएगा, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर कोई जरूरी नहीं है कि वाटर ही हमेशा हो, ऑयल भी हो सकता है, कोई और भी मीडियम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रखते हैं तो अब फोर्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अब फोर्स की फॉर्मूला बेटे ध्यान देना, F21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे समझना, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, इधर मैं करके लिख रहा हूं, क्या है, आप लोगों को पीछे भी बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आप लोगों को मालूम है। बट यहां पे एप्सिलॉन R, देखो एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन एप्सिलॉन R क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को अच्छे से सुनना कि एक्चुअल में क्या होगा, और उसको मैं थोड़ा सा फील भी कराऊंगा कि आप उसको समझ पाओ। जब एक्चुअल में आप एयर में रख रहे हो दोनों चार्ज को या वैक्यूम में रख रहे हो,
तो उसका जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो सपोज कर लो कि 10 है। कितनी है? 10 है। अगर उसी दोनों चार्ज को और उसके बीच के डिस्टेंस को हम चेंज ना करें और वाटर में लेके चले आए, तो अब जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कितनी आएगी? इस एयर या वैक्यूम के मैग्नीट्यूड से कम आएगी। क्या आएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम आएगी। और कितना कम आएगी? हो सकता है कि Fnet F21 कितना हो जाए? Fnet यानी फोर्स नेट ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाए? 8 न्यूटन हो जाए, यानी 2 घट गया। ये जो 2 घटा ना, 2 न्यूटन जो घट गया वो किसकी वजह से घटा? इस ER की वजह से। किसकी वजह से घटा बेटा? ER, यानी ER मीडियम का वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से फोर्स मीडियम में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। जितना ज्यादा मीडियम में, याद रखना इस बात को बेटे, जितना ज्यादा मीडियम में फ्री स्पेस होंगे उतना ज्यादा ER का वैल्यू यानी ER का फैक्टर ज्यादा होगा। और ER देखो बेटा ज्यादा होगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड घटेगा ना, क्योंकि इनवर्स है, फोर्स के इनवर्स है ER, तो घटना चाहिए। तो एक बात और यहां पे नोट करके आप लोग लिखोगे, ER इज फैक्टर ऑफ मीडियम। ये क्या होता है? मीडियम का फैक्टर होता है, जिससे कि क्या होता है? फोर्स डिक्रीज होता है। ड्यू टू दिस नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे लिखो, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेज इन मीडियम। मीडियम में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से डिक्रीज होगा? ER की वजह से। किसकी वजह से डिक्रीज होगा? ER की वजह से। अब देखो थोड़ा सा एक्चुअल में तो आपको ER के बारे में ज्यादा डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट नंबर 2 में। बट मैं आपको एक बार फील कराता हूँ क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो आइए इधर देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए, ये सब नोट कर लेना बेटा। इधर देखो, समझो क्या होता है एक्चुअल में। देखो बेटा, अगर मान लो कि एक चार्ज यहाँ Q1 रखा गया हो और यहाँ से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस कितनी ली जाए? R ली जाए, और यहाँ पे Q2 रख दिया जाए, ठीक है? तो अब ही इसकी, और ये कहाँ पे रखा जाए? इन वैक्यूम या एयर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा, इसमें समझ आ रहा होगा। अब बेटे ध्यान देना, ध्यान देने वाली यहाँ पे बात क्या है वो समझो। अगर मैं इसको सेकंड मीडियम में लाता हूँ या वाटर में ले आता हूँ, सपोज करो कि मैं वाटर के लिए ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहा हूँ? अब इस सिस्टम को कहां पर प्लेस कर रहे हैं? वाटर में। देखो, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। क्या होता है बेटा? H2O होता है। तो यहां पे जो H2O होता है तो उसकी क्या होती है? O। ये होता है ना, वो 2 पार्ट्स में टूटता है, एक तो निगेटिव आयंस में और एक पॉजिटिव आयंस में टूटता है, ठीक है? तो देखो, जो ये निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में जब ये टूटता है तो क्या होता है? अब मान लो कि इसी सिस्टम में Q1 चार्ज को मैं ले आकर के किसमें पुट कर दूं? वाटर में। Q1 चार्ज को किसमें पुट कर रहा हूं? वाटर में पुट कर रहा हूं। अब सोचो बेटा, Q1 किस नेचर का चार्ज है? पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब अगर Q1 पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो इसके आसपास जो फ्री आयंस होंगे वाटर के, वो किस टाइप के अट्रैक्ट होंगे और किस टाइप के रिपेल हो जाएंगे? जो पॉजिटिव आयन होंगे वाटर के वो तो रिपेल हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। लेकिन नेगेटिव आयन क्या करेंगे? सिमेट्रिकली इसको घेर लेंगे इस तरह से। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले आयंस को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव जो पॉजिटिव वाले आयन होंगे वाटर के उनको रिपेल कर देगा।
निगेटिव वाले आयन जो होंगे वाटर के, उनको ये क्या करेगा, Q1 अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ऐसा तो हमने समझ लिया कि ये Q1 चार्ज हमने रखा, तो इसके आसपास क्या आ गए, एक निगेटिव चार्ज का, एक सिमेट्रिकल सारे निगेटिव चार्ज आ गए यहाँ पे। अब समझो कि वहीं पे r डिस्टेंस पे Q2 रखते हैं, r डिस्टेंस पे क्या रखते हैं, Q2 रखते हैं। थोड़ा बेटा ध्यान से इसको समझना है, ये सॉरी r डिस्टेंस है ना, Q2। अब सबसे पहले ध्यान दो कि अगर मान लो Q1 ना हो, केवल Q2 को तुम प्लेस कियो, तो सिमेट्रिकली इसको भी निगेटिव चार्ज घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको भी सिमेट्रिकली क्या कर लेंगे, निगेटिव चार्ज घेर लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब इस Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से कुछ जो निगेटिव आयंस होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा, होंगे कि नहीं होंगे, पक्का होंगे। इसका मतलब इधर की जो डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज होगी वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इधर। उसी तरह से यहाँ Q1 प्रेजेंट है, तो Q1 की वजह से भी इधर कुछ निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में, इस साइड के कंपैरिजन में। देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ, इधर और इस डायरेक्शन में, यहाँ पे और इस डायरेक्शन में। देखो बेटा, जो ये यहाँ पे जो चार्ज आएंगे, निगेटिव चार्ज जो होंगे RHS राइट डायरेक्शन में, RHS में वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू LHS, एज कंपेयर टू LHS। यहाँ पे फोकस करना, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ RHS में यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये Q2 वाला भी कुछ चार्ज को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर तो कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, और इधर एक दूसरा चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर की डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान देना, इन निगेटिव चार्जेस को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से, एक प्रॉपर्टी भी तुम लोगों को हमने बताया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। यानी जो फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, मान लो ये Q1 Q2 है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इधर F21, वो यहाँ पे अगर तीसरा चार्ज प्रेजेंट हो, मान लो कि तीसरा चार्ज यहाँ पे Q3 प्रेजेंट है, तो Q3 भी फोर्स लगाएगा। मान लो निगेटिव Q3 है, तो Q3 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। बट लेकिन जो F12 पे जो नेट F21 होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा Q3 से? नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट पे पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली जो फोर्स लग रहे हैं Q1 और Q2 के बीच में, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज जो लिखाया था मैंने कूलम्ब्स लॉ की, वहां ये यहाँ पे यूज होगा बेटा। अब ध्यान से सुनो भाई, इस Q1 के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, Q1 के ऊपर जरा ध्यान दो। Q1 के ऊपर Q2 जो फोर्स लगा रहा होगा, वो तो लेफ्ट डायरेक्शन में इधर लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? वो कितना लगा रहा होगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ध्यान देना बेटा, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो भी तो फोर्स लगाएंगे। इंड्यूस्ड चार्ज में तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इधर की डेंसिटी ज्यादा है तो इधर फोर्स लगेगा। इसका मतलब इधर क्या लग जाएगा, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब ध्यान देना बेटा, जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। उसको अगर मैं देखूं तो F ड्यू टू 21 कितना होगा, देखो ध्यान से, देखिए F21 तो अभी भी, अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि F12 जो लग रहा है फोर्स, उसके ऊपर जो F फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज है, किसकी अमाउंट बड़ा है। तो ध्यान रखना हमेशा F12 की अमाउंट क्या होगी, बड़ा होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F12 क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो देखो नेट फोर्स हम निकालेंगे। अब तो हम लोग नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, एंटी डायरेक्शन में, तो नेट निकालेंगे। तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट आपका हो जाएगा F12 माइनस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। फोर्स नेट कितना हो गया,
ये देखो ध्यान से सुनो बेटे। अब देखो जो ये फोर्स ड्यू टू 1 2 लग रहा था, इसी को इधर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखते हैं आप एफ नेट कितना आ जाएगा। एफ नेट का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है तो यहाँ देखो इस साइड में थोड़ा सा, यानी एफ नेट कितना आ जाना चाहिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F12 का फॉर्मूला वो तो चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल वो लगता रहेगा, लेकिन चेंज कौन कर रहा है, जो फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज लग रहा है वो माइनस हो जाएगा। फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो देखो बेटा अब हम मीडियम, ध्यान से समझने वाली बात, जब हम मीडियम में इन दोनों चार्ज को लेके आए, जब हम मीडियम में इन दोनों चार्ज को लेकर के आए तो क्या हुआ, नेट फोर्स घटा, नेट फोर्स 2/1 घटा, या 1/2 लिखे हैं ना हम लोग, तो 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 घट गया, किस वजह से घटा, मीडियम चेंज करने की वजह से घटा। तो ध्यान देना बेटा, यही जो एफ नॉट है, F1 ड्यू नेट जो है उसी को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज का फैक्टर है, जो फोर्स नेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसका फैक्टर कौन होता है, ER होता है। कौन होता है, ER। ER क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी था। क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी जो फोर्स नेट मीडियम में रखने की वजह से, यानी कूलॉम्स फोर्स नेट मीडियम में रखने से जो घट रहा है उसका फैक्टर कौन है, ER। और किस वजह से घट रहा है, जो इंड्यूस्ड चार्ज, वहां पे जो फ्री आयंस हैं, जो फ्री चार्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अगर वैक्यूम या एयर के अलावा किसी भी मीडियम में चार्जेस को रखोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो घटेगा। क्यों घटेगा, उसका रीजन हमने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, ये लॉजिक है, लॉजिक को एक बार समझ लो। यहाँ पे इसका आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चल करके नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में और अच्छा समझाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल मैं बेटा पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद रखना है। फोर्स नेट कितना होगा भाई, एफ नेट, F12 नेट कितना हो जाएगा मीडियम के लिए, इन मीडियम कितना होगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको याद रखोगे, बिल्कुल रिमेंबर रखोगे अच्छे से। ठीक है, उसका वजन क्या है, यहाँ पे हमने बताया किसकी वजह से घटता है, इंड्यूस्ड जो चार्ज होते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड फोर्स की होती है वो क्या होती है, जो फोर्स एयर में लग रहा है या वैक्यूम में लग रहा है उससे जो माइनस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट घटता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए। जब आप एयर या वैक्यूम से उठा करके अगर सिस्टम ऑफ चार्ज को किस में रख दें, वाटर में रख दें या किसी मीडियम में रख दें, तो वहां पे क्या जनरेट होंगे, उस मीडियम में इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होंगे। अब वो इंड्यूस्ड चार्ज क्या करेंगे, जो आपका एयर में जो फोर्स लग रहा होगा, एयर में जो फोर्स लग रहा होगा उससे वो क्या हो जाएंगे, वो इंड्यूस्ड चार्ज भी अपना एक फोर्स जनरेट करेंगे, कूलॉम्स फोर्स जनरेट करेंगे। तो जो एयर में फोर्स लग रहा होगा उससे इंड्यूस्ड जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा उसको माइनस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कि क्या होता है, नेट घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट घट जाता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, एक दो और बातों को ध्यान दीजिएगा जरा। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात को यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखो बेटे। क्वेश्चंस बड़े इसके सिंपल होते हैं, लेकिन हाँ लॉजिकल होते हैं। आपको उस लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो उन लॉजिक्स को हम लोग देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक पेंडुलम है जिसका मिड पॉइंट ये है,
यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 है, और इसका मास कितना है, m है। यहाँ पर चार्ज कितना है, Q2 है, और मास m है। यहाँ ये θ1 बनाता है और यहाँ ये θ2 बनाता है, और दोनों Q1 Q2 किस में है, इक्विलिब्रियम में। यानी सिस्टम किस में है, ये टोटल सिस्टम पूरा का पूरा किस में है, इक्विलिब्रियम में। किस में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इन एयर। यानी एयर में ऐसे करके एक पेंडुलम को रखा गया है, मतलब दो चार्जेस है, वो किस में है, ऐसे हैं, ठीक है। एयर में ऐसे इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, ठीक है। अभी इसी सिस्टम को उठा करके आप किस में रख दो, वाटर में रख दो। इफ दिस सिस्टम इज placed in water, then what is effect on theta? तब θ1 और θ2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना। डिक्रीज ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। ये ऑप्शन है, डिक्रीज करेगा एंगल, बी ऑप्शन है, इंक्रीज करेगा, सी ऑप्शन है, सेम रहेगा, और डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप पहले लॉजिकली इसको सोचो बेटे, ठीक है। एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप इसको सोचिएगा। हम अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सुनो। अगर आप इसी सिस्टम को किस में रख रहे हो, सॉल्यूशन देखो अच्छे से, और लॉजिकल ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे, इसलिए इनको ध्यान से और अच्छे से समझोगे। मान लो आप इसको Q1 चार्ज को तो चेंज नहीं किया जा रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो बेटे दिया गया है आपको R, कोई इशू नहीं है। मान लो अभी क्या होगा, यहाँ Q1 मास m, यहाँ Q2 मास m, भाई चार्ज को तो चेंज नहीं किया जा रहा है, बस मीडियम को चेंज कर दिया जा रहा है। अब किस में रख दिया गया है, इन वाटर, पानी में रख दिया गया है, ठीक है। अब जब वाटर में रख दिया गया और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, तो क्या चेंज होगा। अब देखो डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप लोगों को पीछे समझा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, समझ आ रही है बात। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो सकता है चेंज हो। अभी भी डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, fe लग रहा है। यहाँ भी सोचो, यहाँ पे भी क्या था, mg तो वही लग रहा था, fe1 इसको मान लो, इधर भी mg लग रहा था और इधर भी fe1 मान लो। क्या कौन सा फैक्टर चेंज हुआ। अब सोचो कि यहाँ पे जब वाटर में आएगा तो ये जो Fe का फैक्टर होगा, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा ना। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। एयर के कंपैरिजन में कौन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा, mg पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी Fe क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर बेटा Fe डिक्रीज हुआ तो जो सिस्टम था, मान लो ये सिस्टम ऐसे था, अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इतने डिस्टेंस पर है तो ये कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इसकी डिस्टेंस होगी। तो सिस्टम की अगर ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसी तरह से θ2 की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, θ2 की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे आपस में। तो कौन सा आंसर सही है, ए नंबर। इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स के इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आप बुक से करना। जैसे कि आपको ER का यानी रिलेटिव परमिटिविटी का एक फैक्टर दे दिया जाएगा, ER का कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कितना फोर्स घटा, कितना डिक्रीज हुआ, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। एयर के कंपैरिजन में देख लेना बेटा, फिर ER की वजह से कितना फोर्स आ रहा है और नेट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा। अब चलिए हम लोग बेटे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझोगे
आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चल रहे हैं। देखो बेटे ध्यान से समझिएगा, अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सारा का सारा किसके बारे में था? कूलॉम्स फोर्स के बारे में था, कूलॉम्स लॉ के बारे में था। हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप्स को हमने क्या किया, एक दूसरे से रिलेट करके आपको सिखाया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रिलेटेड है किससे? कूलॉम्स लॉ से। और अगर आपको कूलॉम्स लॉ अच्छे से आया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% बेटा समझ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस भी आसान होते हैं एज कंपेरेटिव टू कूलॉम्स लॉ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहां तक तो आपका था क्या, कूलॉम्स लॉ के बारे में। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली आप एक कॉन्सेप्ट यहां पे विजुलाइज कीजिए, समझिए। देखो बेटे अगर मान लो कि कोई एक चार्ज है Q, मान लो कि एक चार्ज मैंने रखा Q, अब उस चार्ज के पास या उस चार्ज से थोड़ा दूर मान लो कोई एक Q0 रखा। Q0 का मतलब होता है बेटा टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड कैसी होती है? याद रखना, बड़ी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, कैसी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है। दूसरी बात, नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज, ये बात याद रख लेना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहीं पे लिख दे रहा हूं। नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं बात समझते हैं। इस टेस्ट चार्ज को हम इस Q के पास लेके आते हैं तो क्या होता है? ये Q क्या करेगा आप खुद सोचो। यहाँ पे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अगेन एक फोर्स लगा देगा, और ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। अब सोचो बेटा कि क्या Q वाले चार्ज से Q0 चार्ज कनेक्ट हुआ? कनेक्ट करने का सेंस कि इसको Q को Q0 टच किया? नहीं, Q को Q0 टच नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भाई Q ने विदाउट टच Q0 के ऊपर फोर्स लगाया, और इस टाइप के फोर्स को क्या कहा जाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। यानी Q जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको यहीं पे लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। भाई फिर से ध्यान से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं। Q को क्या Q0 ने टच किया? नहीं। जब Q के पास हम लोग Q0 लाए या कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने R रखा, तो क्या किया? Q ने इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया Q0 के ऊपर। क्यों? क्योंकि Q0 भी एक पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। अब देखो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि लाइक अर्थ के आसपास हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर मैं छोड़ दूं, किधर अट्रैक्ट होगा? अर्थ के पास अट्रैक्ट होगा। क्या अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के मार्कर को पकड़ के नीचे तो नहीं ले जा रहा है ना? क्या हो रहा है? एक कोई फोर्स लगा रहा है अर्थ ऑटोमेटिकली, और ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है उसके पास। समझ रहे हो? तो इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि विदाउट कांटेक्ट ही फोर्स लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है कि जब हम Q को एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो Q ऑटोमेटिकली एक क्या जनरेट कर रहा है? फील्ड जनरेट। जैसे कि अर्थ एक फील्ड जनरेट करती है बेटे, अर्थ क्या करती है? एक फील्ड जनरेट करती है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड। उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था। और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगती है। तो चलिए उसके बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा इसके ऊपर करेंगे, चार्ज के ऊपर। तो देखो इस Q चार्ज के आसपास क्या होता है? एक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाता है। मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है? इस Q के ऊपर एक फील्ड जनरेट होता है, और उस फील्ड की वजह से उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज हम लोग लेके आते हैं, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज Q0 लेके आते हैं, तो क्या करता है?
ये कुछ डिस्टेंस रहते हुए भी इसके ऊपर फोर्स लगा देता है और वो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आया कि भाई जो चार्ज होते हैं वो चार्ज अपने आसपास एक कोई फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कि दूसरे चार्ज अगर उस फील्ड में आए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कैसा होता है, कूलॉम्स फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इतनी बात तो हमें समझ आई, क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब एक और बात को समझते हैं, सर इस जो ये फील्ड जनरेट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसी फील्ड जो ये चार्ज ऑटोमेटिकली एक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसी फील्ड को क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला जाता है, सॉरी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले दुनिया के जितने भी चार्ज हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और कैसा फोर्स लगाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का फोर्स हुआ, नॉन कांटेक्ट नेचर का फोर्स हुआ। तो नॉन कांटेक्ट नेचर के लिए क्या करता है, चार्ज अपने आसपास अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को अच्छे से। तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशन अब लिखते हैं और उसके बारे में हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है बेटे। आओ देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एवरी चार्ज create a field. That field is called electric field. Yeah, is called an electric field. Every charge create a field. That field is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बात, अब देखो बेटा, जितने भी दुनिया में चार्ज होते हैं ना, वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एक फील्ड जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं एक फील्ड, और उसी फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और एक बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, वो चार्ज के आसपास क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is create surrounding the charge। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे क्रिएट होता है बेटा, चार्ज के आसपास, इर्द गिर्द में, ठीक है, या अराउंड इटसेल्फ। चार्ज, या यही लिख सकते हो, सराउंडिंग द चार्ज, या स्पेस अराउंड इटसेल्फ। जो स्पेस होती है उसके चार्ज के चारों तरफ, वहीं पे, जैसे देखो ये क्यू चार्ज है ना, ये मैंने रेड मार्कर से डॉट 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 लाइन बनाई है। ये लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और देखो ये क्यू चार्ज के ये आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। अब यहां तक तो बात समझ आ गई। हाँ, मैथमेटिकली भी इसका एक डेफिनेशन है, क्या है वो देखो। मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे, उसको समझिए, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या है, यहां से एक फॉर्मूला आता है बेटा, वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखोगे बेटे, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आगे चल करके इसी फॉर्मूले के
बेस के ऊपर सब कुछ करेंगे। और देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा E इज इक्वल्स टू, देखो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, किस टाइप का फोर्स? कूलॉम्स फोर्स। तो यहाँ पे सीधा लिखोगे F अपॉन, और टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q नॉट। तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अब जरा सा देखो बेटा इसकी यूनिट देख लेते हैं, SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम। यानी चौथी बात, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलॉम, इज न्यूटन पर कूलॉम। पांचवी बात को ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस नेचर का है? याद रखना वेक्टर होता है। यानी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटे? याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक बात समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है। अब एक और बात को ध्यान देंगे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा? डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। तो ध्यान देना डायरेक्शन क्या होती है, जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये Q नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आउटवर्ड में फोर्स लगा रहा है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो यहीं पे ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, सॉरी, जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट। जिधर डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा उस वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। ये इतनी बातें लिख लो बेटा, बेसिक है, थ्योरी है बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तेज भी पढ़ा रहा हूँ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कुछ बातें इसमें सीखते हैं। यहां तक बात समझ आई बेटा? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट सी बात समझते हैं, 6 नंबर या जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो लिख लेना। E इज इक्वल्स टू क्या था? F अपॉन Q नॉट। तो यहां से एक और फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, F इज इक्वल्स टू E इंटू Q नॉट। अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई हो और Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज दे दिया गया हो, तो वहां से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। बात समझ में आ गया? हाँ, सातवीं बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम to the direction of electrostatic force या Coulomb's force। यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी होगी? सेम होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां तक तो बात समझ आ गई भाई, डायरेक्शन हमने देख लिया, मैग्नीट्यूड भी हम देख लेंगे।
नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक हो सकता है, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, चार्ज जो है वहां से लेकर के वो लाइज टू इंफिनिटी होता है, यानी कहां तक होता है, इंफिनिटी तक लाई करता है। बट जैसे जैसे आप चार्ज से दूर चले जाओगे, मान लो कि एक चार्ज है ये Q, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस चार्ज से जितना आप दूर जाएंगे उतनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो चलो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग लगाते हैं। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह थी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हेडिंग लगाते हैं और उसके बारे में समझते हैं। क्या है वो टॉपिक, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है टॉपिक बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ठीक है ना। अब आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक चार्ज हमने बेटा Q यहां पर रख दिया, पॉजिटिव Q, तो इस पॉजिटिव Q की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चारों तरफ इसके सराउंडिंग में होगी। इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होगी, यहां पे इसकी फील्ड होगी। तो हमने मान लो कि कुछ डिस्टेंस r पर क्या रखा, टेस्ट चार्ज Q0 रखा। क्या रखा बेटा, टेस्ट चार्ज Q0 रखा। तो देखो इस Q की वजह से इस Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, और किस नेचर का फोर्स लग रहा होगा, Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो भाई हम यहां से मैग्नीट्यूड E का देखते हैं। तो देखो अगर हम लोग E यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q, यानी EQ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q, यानी ये चार्ज जो Q दिया गया इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, या डायरेक्ट E भी लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, फोर्स कितना होना चाहिए सबसे पहले, तो F अपॉन Q होता है, तो फोर्स देखो Q0 होता है, सॉरी। तो देखो फोर्स कितना होगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर ही डायरेक्शन भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख देंगे, फोर्स क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, K Q0 अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब इंटू R अपॉन Q0। समझ आ रहा है, ये हमने वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिख दिया, अपॉन में Q0 से डिवाइड कर दिया, तो Q0 से Q0 कैंसल आउट हो गया। तो E वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया बेटा, K Q अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब इंटू R वेक्टर। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा भाई, हेड ऑफ R कहां होना चाहिए, जैसे हमने फोर्स में पढ़ाया था ना वेक्टर फॉर्म, तो हेड ऑफ R कहां होना चाहिए, यहां पे, जहां पे यानी कहां पे आप एग्जामिन कर रहे हो, Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जामिन कर रहे हो ना, तो यहीं पर इसका हेड होना चाहिए, यानी हेड ऑफ R वेक्टर यहां होगा, और यहां पे क्या होगा, टेल ऑफ R वेक्टर। जरूर इसको लिख लीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, इसी फॉर्मूले में अगर मान लो मैं माइनस Q रख दूं तो क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन। जैसे यहां देखो माइनस Q अगर मैं रखता हूं, यहां पे Q0 रखता हूं, और ये डिस्टेंस R है, ठीक है बेटा। तो अब देखो इस माइनस Q की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स किधर लगेगा, ध्यान दीजिए, अट्रैक्टिव फोर्स किधर लग जाएगा, Fe। अगर Fe इधर लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना आया, वो तो सेम आएगा k⁴/r²। मैग्नीट्यूड ऑफ ई के लिए आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बट ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा तो k को किस में लिखना पड़ेगा, -q लिखना पड़ेगा अपॉन r³ इंटू r, और ये माइनस क्या शो करेगा, ये निगेटिव क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा बेटा, क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ ई को शो करेगा। इसका मतलब यहां से कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, वो क्या है कॉन्सेप्ट, इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑलवेज पुट द चार्ज विथ साइन, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चार्ज को कैसे पुट करना है, साइन, और वो साइन क्या होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नोट में लिख लेंगे, समझ आया बेटा? अगर आप साइन के साथ नहीं लिखते यहाँ पे, तो जो डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वही डायरेक्शन होनी चाहिए थी, बट ऐसा है नहीं ना, हमें माइनस हमने लिखा तो देखा कि डायरेक्शन क्या है, चेंज है। हाँ भाई चेंज है, समझ आया? तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हेड कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो वहीं पे आपका क्या होना चाहिए, हेड ऑफ R वेक्टर होना चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटे, डायरेक्शन उधर ही होनी चाहिए जिधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आइए देखिए, देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को हमने कूलॉम्स लॉ में करा दिया है, और जितने भी आपके कूलॉम्स लॉ में या कूलॉम्स फोर्स में न्यूमेरिकल हमने कराया है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स किस में आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि जहां पे आप फोर्स निकाल रहे हो वहीं पे मैं क्या दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, फोर्स निकाले ही रखे हो, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसी चार्ज से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है? तो इस बात को भी थोड़ा सा समझना। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, a है, साइड कितना है, a है, सभी वर्टिसेस पे q चार्ज रखा गया है। हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 पे पूछा, या इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of Q in the given diagram. चलिए आइए देखिए, देखो बेटा क्या करोगे, कैसे सोचोगे, सेम टू सेम कूलॉम्स लॉ की तरह सोचना है। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ Q इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। देखो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कूलॉम्स फोर्स में कराया था।
जितने भी कूलम्ब्स फोर्स के आपके न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे वैलिड होंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ। अब एक और बात सुनना बेटा, बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हैं तो हम लोग किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में क्यू नॉट ही क्यों लेते हैं, यानी टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ, टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं, इसका लॉजिक है बेटा। ये टेस्ट चार्ज का एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग होती है, यानी लिमिट डेल्टा क्यू टेल्स टू 0 क्यू नो या क्यू कह दो, और इसे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। यानी क्यू नॉट की जो वैल्यू है ना बहुत छोटी है, लिमिटिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो बेटा आप सोचो कि क्यू की यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचो कि क्यू नॉट अगर मैं बड़ा ले लूं तो इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मान लो क्यू नॉट में बड़ा ले लूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस क्यू नॉट को अगर मैं बड़ा ले लूं तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाएगा। बट क्यू नॉट क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू नॉट क्या है, बहुत ही छोटा है, लिमिटिंग है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत ही लिमिटिंग होगी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट आउट कर देते हैं, सो दैट हम लोग डायरेक्ट ई की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं किसी भी पॉइंट पर, वहां पे क्यू नॉट रख करके। दूसरी बात समझो बेटा, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में क्यू नॉट की जगह पे Q1 दे दे और उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, तो अब जहां पर भी मान लीजिए कि आपको सपोज करो कि आपको इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। यहां Q नॉट रख देना, इसकी वजह से इस इधर लग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q1 की वजह से E1 में लिख दे रहा हूं, इधर लग जाएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, मान लो E की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, तो E नेट निकाल लेना। E नेट क्या हो जाएगा, E माइनस E1। ठीक है, समझ आ गई बात। क्यू नॉट क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्यू नॉट बहुत ही लिमिटिंग चार्ज है, और लिमिटिंग चार्ज होने की वजह से उसको क्या होती है, बहुत ही लिमिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सो दैट हम लोग क्यू नॉट रखते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल कराते हैं बेटा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, बेसिक सा। आ जाओ, देखो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने आपको कूलॉम्स कोर्स में कराए हैं, उन सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल दोबारा रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं किया जाएगा, आप लोगों को आता है। तो देखो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जितने भी हमने जितने टाइप्स के कूलॉम्स कोर्स में न्यूमेरिकल कराए हैं, उन टाइप के जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन हो वो सारा का सारा आप लोग करो। अगर नहीं आता है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स की जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा था उसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको अच्छे से पढ़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये सब को रिलेटेड टॉपिक है। एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोग के लिए लाया हूं, लिख रहा हूं, चलो देखो। क्वेश्चन क्या है, 2 charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at point A and B, separated by a distance of 10 centimeter. Find and
इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे करेंगे, आप लोग खुद सोचो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको प्रॉपरली आइडिया लगेगा। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स फोर्स में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मैं आपको आइडिया देता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम। अब सुनो बेटा, 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻⁻6 कूलम होते हैं SI यूनिट में। अब 10 माइक्रोकूलम जो हमको गिवन दिया है, तो 10 माइक्रोकूलम में कितने हो जाएंगे? 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं होगा? आ जाओ सुनो। देखो ए बी पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम रखा गया और उसके बीच की सेपरेशन कितनी दी गई है आपको? 10 सेंटीमीटर दी गई है। मान लीजिए यहाँ पे एकदम साइड में सॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लो बेटा यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है? B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, A के पास कितना है? 10 माइक्रोकूलम है और B के पास -10 माइक्रोकूलम है। अब देखो, फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट ए डिस्टेंस 12। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मिड से कितना, इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है आपको? 12 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट P पर पूछ रहा है, तो P पॉइंट पर क्या रखोगे? क्यों ना टेस्ट चार्ज रख लो। क्यों? क्योंकि उससे कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटे इसको। यहां से सबसे पहले लाइन ऑफ ज्वाइनिंग आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। हाँ, ये कितना है? 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा? 13 सेंटीमीटर ही होगा। फाइंड आउट कर लेना। अब ध्यान देने वाली बात आती है, जो EA इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा? रेडियली आउटवर्ड आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। बट B पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, EB अंदर की तरफ आएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब समझो बात को, इन दोनों का नेट निकालेंगे, तो इन दोनों का नेट हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करो? कंपोनेंट में तोड़ दो, x एक्सिस कंपोनेंट, y एक्सिस कंपोनेंट। आ जाओ ब्रेक कर देते हैं भैया। तो देखो, अगर ये थीटा, तो ध्यान देने वाली बात है, ये भी थीटा, और ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, कोई इशू नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आइए देखिए, इधर क्या आएगा? EA cos थीटा आ जाएगा और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? EA sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखो, इस EB की वजह से इधर क्या आ जाएगा? EB cos थीटा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? EB sin थीटा आ जाएगा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे, क्योंकि EA और EB की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्या होगी? इक्वल होगी। क्या आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो? क्या करना है? देखो मैं हिंट कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालो बेटा। EA = EB कितना होगा? ध्यान से देख करके बताओ, आराम से सोच समझ करके बताइए कितना होगा। फॉर्मूला क्या होगा? KQ², मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना है, तो KQ² अपॉन
आर स्क्वायर। आ जाओ देखो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 यानी सॉरी क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम सॉरी कूलम अपॉन आर ये देखो सेंटीमीटर में दिया है 13 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोलो। यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए। आइए देखिए 9 इंटू ये देखो 10 इंटू 9 10 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 -6 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर 4 अपॉन 136 क्या आएगा फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 136। कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट आप कीजिएगा कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 136 13 का स्क्वायर ओहो सॉरी 169 हो गया बेटा 13 का स्क्वायर 169 ठीक है ना, गलती से तेरे कर था मैं। तो इसकी वैल्यू नेट कितनी आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो आपने देख लेना 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगी न्यूटन कूलम। क्या आएगा न्यूटन कूलम। अब ई नेट निकालेंगे तो देखो ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, जिसमें कि ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी के मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। क्लियर है ना, क्या है इक्वल है, समझ रहे हो। मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या लिख सकते हो ई नेट, डायरेक्शन हमने कंपोनेंट तोड़ करके दिखाई दिया आपको, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा कर लोगे क्या आ जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा रख सकते हो, कर लेना। मैं लिख दे रहा हूं फिर भी ई ए की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 कॉस थीटा की वैल्यू बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/13 कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आया 5.2 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 5/13। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर निकाल लेना। अब ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कूलॉम फोर्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनके प्रैक्टिस कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स है जिन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोगों ने फोर्स पे नहीं चर्चा किया है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको कराऊंगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में मैं कराऊंगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन का अगले क्लास में क्या करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं पढ़ाऊंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू आज के